ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये यूज करेंगे तो ये इसका आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन प्लस वन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन प्लस वन। अब सेकेंड को, इसको चेक करने की जरूरत है। ए ए एक मैट्रिक्स दिया है और ए इंटू ए ट्रांसपोज पूछ रहा है, ऑर्थोगोनल होगा कि सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नॉट डिफाइन होगा, जरूरत है इसको चेक करने की। पक्का पहले ये चेक कर लिया करो कि ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ रहा है या नहीं। तो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आएगा ना, पहले 2 × 3 है, दूसरा जो भी आएगा आएगा तो एक, तो क्या होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज तो रहेगा ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अरे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर कितना है 2/3 है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 3/2 होगा, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/2, और जब ए ट्रांसपोज ए का लेंगे तो उस केस में 3/3 आएगा, तो दोनों केस में आएगा ही वो। बस ये चेक करते हैं कि वो कितने ऑर्डर का होगा, बट वो रहेगा ही क्या, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहता है। क्लियर है सबको ये? तो ये कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का उस दिन हम लोग चेक किए थे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है +-1, या तो 1 होगा। 1 कब होगा, जब कैसा मैट्रिक्स रहेगा वो, दो मैट्रिक्स बताया था ना ऑर्थोगोनल में, हेलो, ऑर्थोगोनल में दो टाइप के होते हैं ना, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रोटेशन और रिफ्लेक्शन। रोटेशन का डिटरमिनेंट पॉजिटिव आता है 1 और रिफ्लेक्शन का -1। तो ऑर्थोगोनल सिर्फ दिया है तो +-1। ये सब तो हो गया था। देखो M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल पॉजिटिव एंट्री, मतलब M स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे रियल भी है और पॉजिटिव एंट्री भी है, सच दैट ईच कॉलम एड अप टू 1, कि हर एक कॉलम को जब ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि जब अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो का सम या हर एक कॉलम का सम अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो उसका एक आइगन वैल्यू क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, वो कांस्टेंट नंबर। हाँ, और किसी ने एक वो रिजल्ट बताया था कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो हाँ, तो ये भी एक रिजल्ट है। जैसे मतलब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो का सम कर दो, इसका सम कितना आ रहा है 3, इसका सम कितना आ रहा है 3, और इसका सम कितना आ रहा है 3। तो इस केस में जो इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा ना, वो 3 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। या फिर एक काम करो, उतने नेबरहुड, मतलब उसी लेंथ का एक नेबरहुड बना लो, तो जितने भी आइगन वैल्यू होंगे ना उसी नेबरहुड के अंदर आते हैं। मतलब अगर रियल है तो -3 और 3 के अंदर में सारे आइगन वैल्यू होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो 3 रेडियस का एक सर्कल बनाओ, जितने भी आइगन वैल्यू आएंगे ना उसी सर्कल के अंदर आते हैं। मतलब इसके जितने भी आइगन वैल्यू होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, एक 3 रेडियस के सर्कल के अंदर ही आते हैं। क्लियर है सबको ये? देखो इसके जितने भी ऑप्शन है सब 3 के अंदर रहेंगे। तो इससे क्या पता चला, एक तो कि M अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक कॉलम का सम 1 है, तो इसका मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे जाऊं तो इसके जितने भी आइगन वैल्यू होंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, एक यूनिट सर्कल के अंदर आएंगे ना। मतलब इसके जो सारे आइगन वैल्यू होंगे वो सब यूनिट सर्कल के अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर ये रियल के रहेंगे तो वो -1 और 1 के बीच में इसी में रूट आएंगे, इसके बाहर रूट नहीं आता। कॉम्प्लेक्स में ये और रियल में ऐसे।
तो ये ऐसा कांस्टेंट के लिए नहीं है, हर एक रो का सम फाइंड आउट कर लो, तो सबसे मैक्सिमम होगा ना वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है ना, हाँ, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एंड आइगन वैल्यू ऑफ m इज 1, तो ये तो करेक्ट हो गया कि आइगन वैल्यू क्या आएगा 1। एक तो ये देखो देर इज ए नो आइगन वैल्यू, अगर मैं 1 को छोड़ दूं ना तो ऐसी कोई आइगन वैल्यू नहीं होगा जिनका मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होगा। ये तो वही हो गया ना, मैंने क्या कहा था कि 1 रेडियस के अंदर ही इसके सारे आइगन वैल्यू होंगे, तो इसके बाहर तो जाएगा ही नहीं। इक्वल टू साइन इसके लिए दिया है क्योंकि 1 को हटा दिया है। क्लियर है सबको ये? तो पहला कि अगर हर एक रो का सम या हर एक कॉलम का सम एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो वो कांस्टेंट नंबर आइगन वैल्यू हो जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी भी रो का सम जो सबसे हाईएस्ट होगा ना तो उस नंबर का एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाएंगे या फिर एक इंटरवल बनाएंगे, उसी के अंदर सारे उसके रूट आते हैं, उसके बाहर नहीं, सॉरी उसके बाहर आइगन वैल्यू नहीं जाएंगे। तो उससे ये वाला ट्रू हो गया। अब ये एक और रिजल्ट याद कर लो कि इसमें से अगर मान लो लैम्बडा को छोड़ के, हाँ, अगर मैं कोई भी आइगन वैल्यू लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आते हैं उन आइगन वेक्टर का अगर सम करेंगे तो वो 0 आता है। द सम ऑफ द एंट्री ऑफ एन आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 1 इज 0। तो ये रिजल्ट सीधे सीधे याद कर लो क्या, कि अगर मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके हर एक रो या हर एक कॉलम का सम आ रहा है तो वो एक आइगन वैल्यू होगा। तो उसके अलावा अगर मैं कोई भी आइगन वैल्यू लूं, उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकालेंगे ना, उन आइगन वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट है उनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये रिजल्ट ट्रू है। और ये सिर्फ किसके लिए है, वो लैम्बडा 1 को छोड़ के, बाकी के लिए नहीं है। तो इसमें 1 के लिए बोल रहा है, तो 1 के लिए ट्रू नहीं होता। ये 1 मतलब जो कांस्टेंट नंबर है ना उसको छोड़ के, मतलब लार्जेस्ट के लिए नहीं रहेगा, बाकी हर एक के लिए रहेगा। क्लियर है ये? अब इसमें क्या बोल रहा है, m एक रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट n by n मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है कि देयर इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट m इज इक्वल टू P ट्रांसपोज P। ये याद है अभी हम लोग करके आए ना, जो हम लोग उसमें कॉन्ग्रेंट में यही करके आए ना, जो थर्ड वाला स्टेटमेंट था। m एक सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट P सच दैट m इज इक्वल टू P ट्रांसपोज I इंटू P। तो I का तो कुछ मीनिंग नहीं यहाँ पे, तो P ट्रांसपोज P आ जाएगा, तो वहां से ये वाला ट्रू हो जाता है। सेकेंड, डिटर्मिनेंट m इज पॉजिटिव। पॉजिटिव डेफिनेट इसका मतलब क्या है, उसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m इज पॉजिटिव। m डायगोनलाइजेबल ही है, क्यों, क्योंकि P ट्रांसपोज P ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ना। अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होते हैं, तो बचा सिर्फ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ यूनिटरी मैट्रिक्स, जरूरी नहीं होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिटरी हो। क्लियर है ये? अभी ये कंपोजिट से रिलेटेड है। देखो ये चीजें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी ट्रू होती है और इन जनरल फंक्शन में भी ट्रू होता है, कि जैसे अगर मैं a से b तक एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और g एक b से c तक डिफाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं g कंपोजिट f डिफाइन करूंगा a से लेके c तक, तो अगर f11 आ गया तो g कंपोजिट f11 होता है, ठीक है। अगर g ऑन2 आ गया तो g कंपोजिट f12 होता है। क्लियर है ये? तो अगर इसका मतलब ये 1-1 नहीं है तो ये 1-1 नहीं होगा, अगर ये ऑन2 नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर f11 है तो ये 1-1 होगा, अगर 1-1 नहीं है तो ये 1-1 नहीं होता, अगर ये ऑन2 है तो ये ऑन2 होगा, अगर ये ऑन2 नहीं है तो ये ऑन2 नहीं होगा। और अगर मान लो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, जैसे मान लो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो g कंपोजिट f जो होगा ये 1-1 हो जाएगा और ऑन2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑन2 है
तो उस केस में इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसमें जस्ट क्या बोल सकते हैं कि ये 1 1 होगा और ये ऑन टू होगा। अगर ये मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू है, तो इसके 1 1 से ये 1 1 हो जाता है और ये ऑन टू हो जाता है। तो इसी रिजल्ट का इसमें यूज करूंगा। टी आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर तक जा रहा है। अच्छा, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको देख के कुछ बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू के बारे में? हाँ, इसको देख के हम लोग 1 1 ऑन टू के बारे में कुछ बोल सकते हैं? बोलो। ये 1 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा अगर ये 1 1 होता तो इसके डोमेन का डायमेंशन इससे लेस देन होता, और ये क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। अगर ये ऑन टू होता तो इसके को डोमेन का डायमेंशन इसके डोमेन से डायमेंशन से कम होता। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। अगर टी 1 1 नहीं है तो एस कंपोजिट टी 1 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब एस कंपोजिट टी इंजेक्टिव नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इंजेक्टिव होगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये कह रहा है सर्जेक्टिव होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये कह रहा है बाइजेक्टिव, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। तो सिर्फ क्या कह सकते हैं कि एस कंपोजिट टी इज नॉट इंजेक्टिव। क्लियर है ये? इसमें देखें, द प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ट्रू होता है ये। दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होता है। चेक कर सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, बी इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी। हाँ, तो वही अपने को फॉल्स बताना है ना। तो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक ऐसे B ले लेते हैं, B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो A B ए बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, B ट्रांसपोज A। तो ये तो अपने पास आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा A इंटू ए ट्रांसपोज, और ये उल्टा भी ट्रू होता है, ए ट्रांसपोज, तो ये भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास, ऑर्थोगोनल आ गया। तो ये तो ट्रू है ना, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे सेकेंड भी चेक कर सकते हैं हम लोग कि इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर हार्मिशियन मैट्रिक्स इज हार्मिशियन। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स का इनवर्स भी हार्मिशियन होता है, ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ये ट्रू होता है, दो हार्मिशियन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हार्मिशियन होता है। हार्मिशियन का डेफिनेशन क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। तो क्या उनका प्रोडक्ट भी हार्मिशियन होगा? नहीं होगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स, अब ऑर्थोगोनली हो गया तो यूनिटरी तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिटरी में तो एक कंडीशन कम ही है, आइडेंटिटी वाला। तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ टू हार्मिशियन मैट्रिक्स नीड नॉट बी हार्मिशियन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट आ गया। वही जैसे कॉन्ग्रेंट वाला कंडीशन था, ऐसे सेम ये भी है कि T1 T2 अगर लीनियर ऑपरेटर है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे ओवर अ फील्ड F, सपोज T1 एंड T2 आर सिमिलर। T1 T2 अगर सिमिलर है तो क्या T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर सिमिलर होगा, T1 इनवर्स T2 इनवर्स सिमिलर होगा, जिसमें से इनवर्स एक का एग्जिस्ट होगा, ठीक है। T1 T2 एंड T2 T1 आर सिमिलर होगा, और लास्ट में कह रहा है कि उनका सम सिमिलर होगा। बाय डेफिनेशन चेक करो, आ जाएगा। T1 सिमिलर है, इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट अ P1 मैट्रिक्स नॉन इनवर्टिबल। T2 सिमिलर है,
इसका मतलब सॉरी T1 T2 सिमिलर है तो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा P। फिर इसी का स्क्वायर लेके चेक करो आ रहा है। चेक करो T1 स्क्वायर के लिए भी और इनवर्स के लिए भी। T1 को बोल दो A मैट्रिक्स, T2 को बोल दो B मैट्रिक्स। अगर ये सिमिलर है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट P सच दैट कि B को लिख सकता हूं मैं P इनवर्स AP वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉन जीरो। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू P इनवर्स AP का स्क्वायर, मतलब P इनवर्स AP इंटू P इनवर्स AP। तो ये आ जाएगा P इनवर्स A, P इंटू P इनवर्स और AP। तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी P इनवर्स A इंटू AP, इसका मतलब P इनवर्स A स्क्वायर P। तो देयरफॉर B स्क्वायर क्या आ जाएगा P इनवर्स A स्क्वायर P। तो इसका मतलब कि A स्क्वायर और B स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, T1 इनवर्स भी चेक कर सकते हैं और T2 इनवर्स भी आपस में सिमिलर होंगे। A एंड B सिमिलर न भी हो फिर भी AB एंड BA ये सिमिलर हो जाते हैं। कैसे? AB और BA सिमिलर है बट इसमें या तो A का इनवर्स एग्जिस्ट होता हो या तो B का इनवर्स, दोनों में से अगर एक भी एग्जिस्ट हो रहा है ना तो ये आपस में सिमिलर हो जाते हैं। जैसे AB है तो AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इसको BA बनाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें से BA A इनवर्स ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको अलग कर देंगे तो AB और BA सिमिलर हो गए। इस केस के लिए मुझे क्या चाहिए कि A नॉन सॉरी इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर मुझे इस तरीके से लिखना है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये साइड से कर लेंगे A इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट जीरो। अरे सही है ना, हाँ क्लियर है ये। बट इसमें से एक का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। उसी केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब C ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि अगर T1 T2 सिमिलर है तो उनका स्क्वायर भी सिमिलर होगा, उनका इनवर्स भी सिमिलर होगा। T1 T2 और T2 T1 इसके लिए सिमिलरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये इन जनरल क्या होता है, सिमिलर होगा लेकिन T1 या T2 में से एक क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो बचा अब ये कि सम जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर होगा। डी ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट आ जाएगा, सम और डिफरेंस। वैसे अगर ये नहीं भी पता होता, सिर्फ ये दो भी चेक कर लेते ना तो थर्ड और फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं थी। पेपर में अगर करना होता सिर्फ ये दो पता होना चाहिए था। ए बी करेक्ट है अपने को पता है ना। अब देखो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ 1 है ये एलिमिनेट, इसमें सिर्फ 4 है ये एलिमिनेट, इसमें 1 और 4 दिया है तो ये भी एलिमिनेट। बचा क्या, 1 2 और 3। अगर टी नहीं भी पता होता तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि सी इसमें ट्रू आएगा। ए मैट्रिक्स गिवन है विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन देन इट्स इनवर्स। तो इनवर्स निकालना है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है ये। देखो जब हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालते हैं ना तो इसका डायगोनल नहीं चेंज होता। पहली बात तो ये, ना तो ये ट्रांसपोज में चेंज होता है ना ही इसका साइन चेंज होता है। तो मतलब डायगोनल पे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, सिर्फ खाली यहाँ पे क्या कांस्टेंट चेंज होता है। लेकिन ये अब पहले ही बोल दिया है कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है तो या तो इसका डिटर्मिनेंट +1 आएगा या तो -1 आएगा। मतलब या तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा या तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो देख लो किसमें cos थीटा 1 है। पहले में cos थीटा 1 नहीं है, रॉन्ग। सेकेंड में भी नहीं है, रॉन्ग। सिर्फ सी वाले में है, इसमें भी नहीं है। तो इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट सी बता सकते हैं। क्लियर है सबको ये? तो पूरा निकालने की इसको जरूरत नहीं थी। ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट या तो +-1 होगा और डायगोनल पे कोई चेंजेस नहीं होता। जो भी चेंजेस होगा सिर्फ उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। तो बट ये फंक्शन तो वही रहेंगे ना, बट बाकी किसी में नहीं है तो सिर्फ इसी में आएगा। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सॉरी -1, इसका साइन नहीं चेंज हो रहा है, +1 आ रहा है। डिटरमिनेंट इसका +1 है।
हाँ रोटेशन मैट्रिक्स है। वैसे तो समझ में भी आ जाता है, इसका डिटरमिनेंट ये छोड़ दो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, अगर 1 आ गया तो रोटेशन मैट्रिक्स है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है ना, तो रोटेशन मैट्रिक्स है। ये तो ऐसे ही रहता है 0 0 1 ये। ये देखो, ये तो सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मैट्रिक्स के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तब मैट्रिक्स मेरा इन्वर्टिबल होता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉन इन्वर्टिबल। तो इसमें कांस्टेंट टर्म है तो इन्वर्टिबल, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यही वाला मेरा नॉट इन्वर्टिबल आ जाएगा। इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है इसका मतलब डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो है। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो पॉजिटिव डेफिनेट कैसे निकालते हैं, फटाफट इसका मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स बना लो, वो मैट्रिक्स से पता चल जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स बना के उसका सिर्फ देखो, पॉजिटिव डेफिनेट के लिए एक तो आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो डायरेक्ट आइगन वैल्यू नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि उसके जितने भी प्रिंसिपल माइनर है ना वो चेक कर दो। अगर प्रिंसिपल माइनर मतलब एक तो 1 ऑर्डर का A11 चेक कर लो, उसके बाद 2 ऑर्डर का मतलब स्टार्टिंग की 4 एंट्री का डिटरमिनेंट निकालो, और उसके बाद टोटल डिटरमिनेंट निकालो। अगर तीनों पॉजिटिव आ गए उस केस में ये पॉजिटिव डेफिनेट आता है। तो हर एक का मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो और चेक कर लो कि किसमें तीनों प्रिंसिपल माइनर इसके पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये देखो कुछ में तो डायरेक्ट आ जाएंगे, जैसे ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये देखो 1 -1 1, तो एक भी डायगोनल एंट्री में अगर एक भी माइनस आ रहा है इसका मतलब एक आइगन वैल्यू क्या होगा इसका -1। समझ में आ रहा है ना, इसमें देखो सिर्फ डायगोनल की टर्म ही प्रेजेंट है। एक्स स्क्वायर मतलब पहला एंट्री 1, डायगोनल के सेकंड एंट्री -1, थर्ड पे 2, तो एक आइगन वैल्यू -1 आ गया, तो ये तो हट गया ऑप्शन से। और किसमें, इसमें भी डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस आ गया तो ये हट गया, मतलब सिर्फ ए और सी चेक करना था। A be a n cross n matrix over R such that row of A form orthonormal basis। देखो अगर उसका रो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रहा है ना, तो उसका कॉलम भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है। और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं डिस्टिंक्ट वेक्टर ले रहा हूं तो उनका इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। अगर सेम वेक्टर ले रहा हूं तो उनका इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, जिसमें ये 1 वाला कंडीशन ना हो, कि डिस्टिंक्ट के लिए 0 आएगा, सेम के लिए कुछ नहीं बोलते। और जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, उनके जो रो और कॉलम रहते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। द कॉलम ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R:1। अब ये देखो ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स का क्या क्या सेम होता है, डीसी टर्म सेम होता है, डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, रैंक, नलिटी, ये सारी चीजें सेम होती हैं। अब उससे डायरेक्ट बता सकते हैं रैंक ए और बी का सेम होगा बट नलिटी नीड नॉट बी सेम। जब रैंक ही सेम होगा तो नलिटी तो अपने आप सेम हो जाएगा, तो ये रॉन्ग। सेकेंड में क्या कह रहा है, रैंक भी सेम होगा और नलिटी भी सेम होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। ये देखो इसमें W बी अ सब स्पेस ऑफ द यूक्लिडियन स्पेस E, देन W पर का मतलब क्या होता है, ये ऑर्थोगोनल सब स्पेस होता है। जैसे मान लो एक W सब स्पेस ले लिया, एक दूसरा सब स्पेस ले रहा हूं, मान लो W1 W2, ये ऑर्थोगोनल सब स्पेस होगा। इसका मतलब क्या है, W2 के अंदर वो सारे वेक्टर होंगे, जब मैं इनर प्रोडक्ट लूं तो वो 0 आना चाहिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू W1। मान लो कोई एक ऐसा सब स्पेस जिसका कोई भी वेक्टर ले लूं, मतलब इसके किसी भी वेक्टर, हर एक वेक्टर y के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब उनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। W के हर एक वेक्टर के साथ उसका इनर प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो ऐसे स्पेस को हम लोग बोलते हैं
ये ऑर्थोगोनल सब स्पेस आ जाएगा W पर। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये अपने पास W पर आ जाएगा ऑर्थोगोनल सब स्पेस। और किसी भी ऑर्थोगोनल का अगर मैं एक बार इसका ऑर्थोगोनल सब स्पेस 2 बार ले लूं तो इसमें जो W है ना, ये सब स्पेस बन जाता है इसका। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये W जो है जिस वेक्टर स्पेस से लिया, अगर ये फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ना, उस केस में ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो ये याद रखना है। बाकी इन जनरल क्या होता है, ये इसका सब स्पेस होगा, सब स्पेस नहीं सबसेट होगा। ठीक है, और W पर तो इक्वल नहीं होगा, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट सिर्फ 0 ही आता है, बाकी और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। ये इसका डिसजॉइंट रहते हैं, W और W पर हमेशा डिसजॉइंट होंगे, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें से? ये भी इनकरेक्ट आ जाएगा, सिर्फ ये वाला करेक्ट आ जाएगा। इन जनरल ये नहीं होता, लेकिन क्योंकि यूक्लिडियन स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस मतलब R से लेके R⁻n तक ही रहेगा, तो इसमें जितने भी रहेंगे सब फाइनाइट डायमेंशन के ही रहेंगे। ये देखो, ये उल्टा बोला है, W इसका प्रॉपर सबसेट होता है, ये इसका नहीं रहता। ठीक है, प्रॉपर नहीं, सिर्फ सबसेट होता है। ये भी रॉन्ग है, W इंटरसेक्शन W पर, ये किसके लिए रिजल्ट है? W इंटरसेक्शन W पर के लिए है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। हार्मिशियन मैट्रिक्स दिया है, हार्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? रियल नंबर। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हार्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? रियल। ऐसे नहीं पता है तो आइगन वैल्यू से भी कर सकते हैं। हार्मिशियन मैट्रिक्स मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू रियल है, तो सब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक रियल नंबर आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आता है? रियल नंबर। सेकेंड कह रहा है, हो गया, बस एक करेक्ट पूछा है ना, तो एक ही स्टेटमेंट। तो ए पॉजिटिव डेफिनेट जरूरी नहीं है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी जरूरी नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी जरूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स रियल में रहेगा तो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता। आर क्यूब से लेके आर क्यूब तक आइडेंटिटी मैप है, तो नलिटी कितना होगा? आर क्यूब से लेके आर क्यूब तक अगर एक आइडेंटिटी मैप है तो नलिटी कितना आएगा? आइडेंटिटी मैप हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी मैप हमेशा इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल रहता है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा? 3। अगर रैंक 3 है तो नलिटी कितना आएगा? 0। आइडेंटिटी मैप 1 1 और 2 दोनों रहता है। ठीक है, बाकी तो हो गया सब। ये रैंक का रिजल्ट है, तो एक बार देख लेना, पता है ना रैंक, प्रोडक्ट का रैंक क्या होता है? एस और टी के रैंक के मिनिमम से लेस देन होता है। इसमें उल्टा दिया तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एस प्लस टी का जो मॉडुलस होता है ना, वो इससे लेस देन होता है, मतलब डिफरेंट करके, मतलब अलग अलग करके ऐड करो, उससे छोटा आता है, चाहे ये सिंपल एस प्लस टी करो या इसका मॉडुलस करो। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें क्या करें, इक्वालिटी नहीं होता, लेस देन इक्वल टू आता है, इसमें उल्टा रिलेशन दे दिया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलो, ये इस बार का देख लेते हैं। इस बार का ये दोनों क्वेश्चन तो हो गया था, ये दोनों भी हो गया था, ये बस ये एक बचा है। ये तो एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है, इसका यूज करते हैं हम लोग उसमें मॉडर्न अलजेब्रा में। 1 1 0 1, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ना जिसका ऑर्डर नहीं निकलता है। अच्छा, इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि किसी एक पावर पे ये आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, बट ये एक ऐसा मैट्रिक्स है किसी भी पावर पे आइडेंटिटी नहीं आता ये। जैसे अगर इसका ए स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? ये देखो, ये 1 मतलब सिर्फ 1 आएगा, सेकेंड टाइम 1
इंटू 1, तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये 0 0, और जब इससे करेंगे तो ये 1 आएगा। ऐसे जब a³ करूंगा तो इसको इससे करेंगे तो ये 1 2 का 0 मतलब 1, तो 1 2 को 1 1 से करेंगे तो 1 और +2 3 0। तो ऐसे इन जनरल अगर इसका मैं k पावर निकालूंगा ना तो ये क्या आएगा 1 k और 0 1। मतलब ये कभी आइडेंटिटी नहीं आता, ये बढ़ते ही चले जाएगा ना। तो इसका ऑर्डर कितना रहता है, इनफाइनाइट ऑर्डर रहता है। मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना इनफाइनाइट है। इसमें अब ये लीनियर अलजेब्रा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसका a⁵35 कितना होगा। ये A मैट्रिक्स है 1 1 1 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 35 0 1, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। अब ये इसमें देखो एक क्वेश्चन ये आया था, W विद द सबस्पेस ऑफ R⁴ गिवन बाय, एक W अपने पास गिवन है और कह रहा है कि W पर किससे जनरेट होगा। तो ये वेक्टर गिवन है और किससे जनरेट होगा। सबसे पहले इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। W पर और W के लिए क्या रहता है, जैसे कोई भी वेक्टर स्पेस है, एक तो W और एक तो W पर, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, डिसजॉइंट रहते हैं, और दोनों का जब डायरेक्ट सम लेंगे ना तो वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन जाता है। जैसे हम लोग कोशेंट स्पेस में निकालते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी जैसे मान लो V है और W गिवन है, और W पर का अगर डायमेंशन निकालना है ना तो जस्ट क्या करो, इसका डायमेंशन पता ही था, कुछ और वेक्टर ऐड करके उसका इसका बेसिस बना दो, तो जो बचे हुए वेक्टर रहेंगे ना वो इसके बेसिस बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों के डायमेंशन को प्लस करूंगा तो V का डायमेंशन बन जाएगा। मतलब V को मैं डायरेक्ट सम में लिख पाता हूँ, और डायरेक्ट सम में लिख पा रहे इसका मतलब W और W पर, इसका मतलब क्या है कि V = W + W पर है, और W इंटरसेक्शन W पर क्या आता है, एक सिंगलटन 0 आता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ V = डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर। अब इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डायमेंशन निकालें। इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसमें से जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है उसको माइनस कर दो। अब क्लियरली दिख रहा है कि लीनियरली दो वेक्टर को अगर ये चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कैसे चेक करते हैं, अगर ये इसका 1 टाइम है तो बाकी सब भी 1 टाइम होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, 2। तो W पर का भी डायमेंशन कितना होगा, 4 - 2 2। तो मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब बचा क्या, B C D। अब ये अगर इससे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब इसके बेसिस पे ये वेक्टर होंगे ना, तभी तो जनरेट हो रहा है। स्पेस कब बनेगा, जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, बट वेक्टर तो यही आएंगे। इसका मतलब इन वेक्टर को अगर इसके बेसिस के वेक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा या इनर प्रोडक्ट स्पेस लूंगा तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब क्या करना है, सिर्फ इसका बेसिस निकाल लो बस। और बेसिस कैसे निकालते हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हो रहा है ना, उनको जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पे x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर x2 को क्या लिख सकता हूँ, x1 + x3, या फिर x1 को लिख सकता हूँ x2 - x3। अब उसके बाद x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ x2 x3, तो x4 भी किस में आ जाएगा, x2 और x3 के टर्म्स में। मतलब कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, सिर्फ x2 और x3 यूज हो रहे हैं। डिपेंड करता है क्या ले रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा, अपने पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल बचेंगे, एक तो x2 और x3, दोनों को कॉमन लेके उसका वेक्टर निकाल लो, मतलब बेसिस वेक्टर निकालेंगे ना। एक बार x2 कॉमन ले लेना तो एक वेक्टर मिलेगा, और एक बार x3 कॉमन लेना, ये वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को इन सारे वेक्टर से इनर प्रोडक्ट स्पेस लेना, मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके जिसका आंसर 0 आ जाएगा वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है सबको, ये समझ में आ रहा है ना सबको। पहले बस खाली इसको इसके लिए मतलब x1 को x2 x3 लिख लो, तो x1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x2 - x3 से। ऐसे x4 को भी x2 x3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और ये दोनों वैसे ही रहेंगे। उसके बाद जब x2 x3 को कॉमन लेंगे ना, सिर्फ 2 ही वेक्टर बचते हैं अपने पास, बेसिस में सिर्फ 2 वेक्टर आएंगे। अब वो 2 वेक्टर को इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस ले, मतलब इनर प्रोडक्ट ले लो।
जिसका भी जीरो आएगा क्यों वही अपना आइगन, सॉरी ये इसके साथ ऑर्थोगोनल मतलब डब्ल्यू पर के अंदर आ जाएंगे। तो ये लास्ट टाइम का था, तो अपना लीनियर अलजेब्रा भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है सिर्फ नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा, और वहां पे एलपीपी का तो हो गया, अभी सिर्फ खाली ओआर का थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं और प्रोबेबिलिटी। तो अप्लाइड में वो दो टॉपिक बचा है और इसमें दो टॉपिक बचे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पहले नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे एक दो लेक्चर, उसके बाद फिर लास्ट में जितने लेक्चर बचेंगे सब में मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न दो दो लेक्चर रहेगा इसका, दो तीन लेक्चर ग्रुप थ्योरी का रहेगा, बाकी एक लेक्चर रिंग थ्योरी और एक लेक्चर फील्ड थ्योरी का। तो लीनियर अलजेब्रा में किसी को डाउट है? ठीक है चलेगा, और किसी को कुछ? ठीक है, कुछ भी रहेगा ना तो मतलब ग्रुप करें, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं और पर्सनल में भी। ठीक है, चलो ठीक। बाकी किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है चलो। हाँ हाँ ठीक है।